सो इसके इसके अलावा पाकिस्तान ने ओलंपिक गेम्स में 3 दफ़ा गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है हॉकी में। ओलंपिक में 3 दफ़ा गोल्ड मेडल हॉकी में, और 3 दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है हॉकी में। तो हॉकी की जो टीम थी माजी में बहुत अच्छी थी, अब तो खैर इतनी अच्छी नहीं है, अब तो टीम हार जाती है बार बार। माजी में बहुत अच्छी टीम रही है पाकिस्तान की। नेक्स्ट है, प्लीज फिल इन द ब्लैंक। मदर इज मेकिंग प्रिपरेशन फॉर ईद। माँ जो है वो तैयारी कर रही है। मेकिंग प्रिपरेशन आएगा, ड्राइंग प्रिपरेशन नहीं होता, प्रिपेयरिंग प्रिपरेशन नहीं आएगा, वर्किंग प्रिपरेशन नहीं आएगा, इसके लिए मेकिंग प्रिपरेशन होता है। तैयारी कर ली है फॉर ईद, ईद के लिए, क्योंकि ईद मुसलमानों का त्यौहार है और इसमें आप सबको पता है कि अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं। सो मेकिंग आएगा। In MS Word 2016, which shortcut key is used to view a PowerPoint preview of a documents? किसी भी डॉक्यूमेंट्स का अगर प्रिंट प्रीव्यू देखना है, मींस आप जब प्रिंट निकालते हैं, प्रिंट निकालने की कमांड तो होती है कंट्रोल+P। कंट्रोल+P के थ्रू आप जो है उस कमांड के थ्रू प्रिंट निकाल लेते हैं। लेकिन जो प्रिंट प्रीव्यू होता है वो ये होता है कि प्रिंट जो आप निकाल रहे हैं वो दिखता कैसे है, उसमें मींस लाइनिंग कैसी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू अगर आपने देखना है तो फिर उसकी कमांड होती है Alt+I। Alt+I से आप जो है उस प्रिंट का प्रीव्यू देख सकते हैं, मींस जब प्रिंट होकर आएगा तो ये कैसा दिखेगा। सो ये कमांड है, सी इज राइट ऑप्शन। हाउ मैनी क्रोमोसोम्स डू पीपल नॉर्मली हैव। जो हम इंसान हैं हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? टोटल 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स हर इंसान में। नॉर्मली जो है 23 पेयर्स आता है। बी इज द राइट ऑप्शन। एवरीडे साइंस का ये क्वेश्चन है, तो 23 पेयर्स आएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट है मैथमेटिक्स का। 4 × 3 प्लस 5 × 6 ओवर या डिवाइडेड बाय 18 × 2 -22। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया हुआ है बोर्ड मैथ्स का। बोर्ड मैथ्स का फार्मूला BODMASS, बोर्ड मैथ्स लिखवाया हुआ है। बोर्ड मैथ्स के तहत ये रूल है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। ब्रैकेट के बाद जो ओवर का निशान होता है ऊपर, वो सॉल्व होता है अगर है तो, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। और उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई के बाद ऐड होता है, फिर सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये बोर्ड मैथ्स का फार्मूला है, इसके तहत ये सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। अब 4 × 3 है प्लस 5 × 6 है। तो बोर्ड मैथ्स के तहत पहले मल्टीप्लाई जो होता है वो पहले होगा, ऐड जो है उसके बाद में आता है अरेंजमेंट। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 × 3 कितने होते हैं? 12 होते हैं। और प्लस वैसे ही आ जाएगा। 5 × 6 है, 5 को मल्टीप्लाई करें 6 से कितना होता है? 30 होता है। तो 30 को ऐड करेंगे 12 में, कितना होता है? 42 होता है, क्योंकि 30 प्लस 12 42 होता है। अब नेक्स्ट है 18 × 2 - 22। अब इस पे भी वही इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होता है फिर माइनस होगा। तो 18 × 2 कितना होता है? 36 होता है। तो 36, उसके बाद माइनस है आगे 22। 36 में से 22 लेस कर देंगे, कितना बच जाएगा? 18 आ जाएगा। तो 18 है, और 18 किस पे डिवाइड हो रहा है? 42 पे। और 42 डिवाइडेड बाय 14, क्योंकि 18 में से ये 36 में से 22 जाए 14 ही बचता है। तो 14 को डिवाइड करेंगे, 42 है, 42 डिवाइडेड बाय 14 कितना आता है? 3 आंसर आता है। करके देख लें, आपके पास कैलकुलेटर होगा। 42 बटे में है या डिवाइड 14, 42 को 14 पे डिवाइड करें तो 3 आंसर आता है। 14 या 42 होता है। तो ये 3 इज द राइट आंसर। बोर्ड मैथ्स के तहत करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर ओवर, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो अब इसमें मल्टीप्लाई पहले है, फिर ऐड होगा, मल्टीप्लाई करके दोनों को फिर ऐड कर देंगे, 42 बनता है, डिवाइडेड बाय
18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 बनता है, माइनस कर देंगे 22 में से तो 14 आता है। अब 42 डिवाइडेड बाय 14, 42 को 14 पे तकसीम करें तो 3 आंसर आता है। सी इज द राइट आंसर। कैराकस इज अ फेमस सिटी ऑफ वेनेजुएला। कैराकस फेमस सिटी है वेनेजुएला का। डी इज द राइट ऑप्शन। अब ये फेमस सिटी भी है और कैपिटल भी है, याद रखें। कैराकस इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। डी इज द राइट ऑप्शन। अब ए ऑप्शन है सूडान। सूडान का कैपिटल खर्तूम है। बी ऑप्शन इटली, इटली का कैपिटल रोम है। स्पेन का कैपिटल मैड्रिड है। और वेनेजुएला का कैपिटल आपको बताया है कैराकस है। कैराकस इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। सिनोनिम ऑफ चिकी। सर जी, कैराकास सिटी भी है और कैपिटल भी है। जी हाँ, कैपिटल भी है, मशहूर सिटी भी है और कैपिटल भी यही है वेनेजुएला का। सही है। सिनोनिम ऑफ चिकी। चिकी का सिनोनिम क्या है? चिकी कहते हैं गुस्ताख या फिर शोक। चिकी गुस्ताख को कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बनता है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट, गुस्ताख, शोक, बदतमीजी करने वाला। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ये सिनोनिम है जो कि 10-12 मार्क्स का जो इंग्लिश का क्वेश्चन है वो आता है। और हमने भी स्टार्ट किया हुआ इंग्लिश क्वेश्चन भी साथ में कर रहे हैं, और ये भी तो इंग्लिश का क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार हो जाएगा और यहाँ से पेपर भी अच्छे तरीके से होते जाएंगे। तो ये बेस्ट प्रिपरेशन हो रही है आपकी। 3 मंथ में आप इस काबिल हो जाएंगे, किसी भी पेपर को आप इंशाल्लाह क्वालिफाई कर सकते हैं। Which province had first introduced law to chalk animal disease? इनमें से कौन सा प्रोवेंस है जिसने एक लॉ इंट्रोड्यूस कराया था कि जो एनिमल है, चौक एनिमल्स मींस जिन जानवरों को डिफरेंट किस्म की बीमारी आ जाती है, और पंजाब में इस तरह की बीमारी आई थी बहुत ज्यादा, तो इन्होंने काफी ज्यादा उस पर पाबंदी लगाई थी, लॉ बनाया था चौक एनिमल डिजीज पे कि जो ये बीमारी आई हुई है इस पे, इस जानवर को, इन जानवरों को आप इस्तेमाल नहीं करना, इसका गोश्त नहीं खाना। तो ये पंजाब ने एक्टिवेशन दी थी। सी इज राइट ऑप्शन। और पंजाब में माजी में आपने सुना होगा इस तरह की एक मुहिम चली थी, तो जानवर जो है वो उनको ज़िबा नहीं किया गया था क्योंकि बीमारी इस तरह की आ गई थी। तो ये पंजाब ने बनाया था ये था। Which of the following is a positive square root of 2209? इनमें से पॉजिटिव स्क्वायर रूट कौन सा है 2209 का? देखें, आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो 2209 का स्क्वायर रूट लेंगे 47 आ जाएगा। अगर यूं आप नहीं कर सकते, फिर सिंपल तरीका है, 47 को 47 से मल्टीप्लाई करके देख लें। 47 मल्टीप्लाई बाय 47 2209 ही आता है, 22 और 9 आता है। 47 मल्टीप्लाई बाय 47, तो ये 2209 ही इसका राइट आंसर है। ही इज नॉकिंग एट द डोर। वो दस्तक दे रहा है, खटखटा रहा है। ही इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर। डी इज द राइट ऑप्शन। नॉकिंग एट होता है। डी इज द राइट ऑप्शन। वाइबॉग हिस्टोरिक सेंटर इज लोकेटेड इन रशिया। ये हिस्टोरिक सिटी भी है और हिस्टोरिक सेंटर भी है। तारीख के लिहाज से बहुत पुराना सिटी है ये, रशिया में है। रशिया क्योंकि बहुत पुराना कदीम मुल्क है। और वाइबॉर्ग हिस्टोरिक सेंटर ये रशिया में है, जो कि हिस्ट्री के लिहाज से काफ़ी फेमस है। सो सी इज द राइट ऑप्शन। अब तुर्की है, तुर्की कैपिटल अंकारा है। स्पेन का कैपिटल मैड्रिड है। रशिया का कैपिटल मॉस्को है। और नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है। ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। मैक इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। 62 का डी इज द राइट ऑप्शन। मैक क्या चीज है? मैक इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है
कंप्यूटर इसके थ्रू रन होता है, चलाया जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम पेपर में आते हैं चार तरह के। अब विंडो है, विंडो पूछ लेता है क्या चीज़ है। विंडो जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बार बार एग्जाम में आता है। विंडो इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके अलावा लिनक्स आता है, लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपने याद रखना है। और यूनिक्स आता है, यूनिक्स इज आल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैक दी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये चार ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर इसके थ्रू रन होता है। तो ये चार तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज है और मैक है। नेक्स्ट है, बाय कन्वर्टिंग 142.5% इनटू डेसिमल, आंसर विल बी। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अब 142.5% है, इसको डेसिमल सिस्टम में करना है। 142.5 को 100 पे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 1.425 आएगा। ये जो पॉइंट है थोड़ा सा चेंज होके इस साइड पे आ जाएगा, या फिर जो परसेंटेज है 100 है, इसके नीचे बटा लगा के 100 कर देंगे, तो दो जीरो जो है वो पहले आ जाएंगे, 1.425 आ जाएगा। बहुत इजी है, अगर इस तरीके से करना चाहें ठीक है, नहीं तो डिवाइड कर दें तो यही आएगा, 1.425 आएगा। ट्रैकोमा इज अ डिजीज ऑफ, ट्रैकोमा एक डिजीज है, किस चीज की है? आईज की है, आंखों की बीमारी है। ट्रैकोमा इज अ डिजीज ऑफ आई, आंखों की है। अब अनीमिया पूछता है पेपर में, अनीमिया किस चीज की बीमारी है? अनीमिया इज अ डिजीज ऑफ ब्लड। अनीमिया जो है ये ब्लड की बीमारी है। और पार्किंसन पूछता है एग्जाम में, पार्किंसन इज अ डिजीज ऑफ ब्रेन, दिमाग की बीमारी है। मोहम्मद अली जो कि फेमस बॉक्सर था, पीछे पढ़ा होगा आपने, मोहम्मद अली जो कि फेमस बॉक्सर था, उसको यही डिजीज हुई थी, पार्किंसन, जो कि दिमाग की बीमारी है, इसकी वजह से उसकी डेथ हुई। सो पार्किंसन ब्रेन की बीमारी है, अनीमिया ब्लड की है, और जो ट्रैकोमा है वो आंखों की बीमारी है। Who was the Prime Minister of Pakistan when our first Constitution of 1956 was adopted? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था जब अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 को अडॉप्ट किया गया था, बना था? चौधरी मोहम्मद अली था। अब आपको मैंने बताया हुआ है 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हुआ था, नाफिज हुआ था। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था चौधरी मोहम्मद अली। और 1958 में जब गवादर पाकिस्तान का पार्ट बना था, गवादर को पाकिस्तान ने परचेज किया था ओमान से 1958 में, उस वक्त भी यही चौधरी मोहम्मद अली ही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। और इसी की काविशों की वजह से ही जो गवादर है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना था, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा वर्क किया था। पाकिस्तान के तीन कॉन्स्टिट्यूशन है, पहला 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ, सेकंड 8 जून 1962 को इन्फोर्स हुआ था, और थर्ड 14 अगस्त 1973 को इन्फोर्स हुआ था। In Feb 1949, Government of Pakistan formed a committee to prepare Pakistan national anthem, competed to write the national anthem, out of which Hafiz Jalandhari lyrics were selected as a national anthem of Pakistan। अब ये इस पे गौर करना है आपने। 19 फरवरी 1949 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई थी कि आप जो है नेशनल एंथम को तैयार करें। अब उनमें से बहुत से लोगों ने अपने अपने कमेंट दिए, लिख कर दिया नेशनल एंथम को कि ये नेशनल एंथम होना चाहिए। तो वो पूछ रहे हैं कितने लोगों ने दिए थे? 723 रिटर्न में आए थे, 723 लोगों ने लिख कर दिया था कि ये नेशनल एंथम सुटेबल रहेगा। लेकिन उसमें से जो हफीज जलंधरी का लिखा हुआ था लिरिक्स, वो बहुत ही शानदार थे और उसको इलेक्ट कर लिया था, उसको सिलेक्ट किया था। और ये बी ऑप्शन आएगा 723, क्योंकि 723 लोगों ने
ये लिख कर दिया था, लेकिन ये उस वक्त उस सबको रिजेक्ट कर दिया गया था। हफीज जलंधरी के जो लिरिक्स थे वो बहुत ही शानदार थे। इसके अलावा इसको जो अहमद जी चावला ने इसको कंपोज किया था, और हफीज जलंधरी ने इसको लिखा था, ये याद रखना है। और 1954 में ये पाकिस्तान का पार्ट बना था। 1954 में इसको अडॉप्ट कर लिया था एज ए नेशनल एंथम के तौर पर। विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? इनमें से ब्रिक्स का मेंबर कौन नहीं है? ब्रिक्स में आपको पता है ब्राजील है, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो इनमें से जितनी भी कंट्रीज हैं वो पार्ट हैं, बाकी जो कनाडा आया हुआ है ये पार्ट नहीं है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। अब ब्रिक्स क्या चीज है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन्होंने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि अपनी इकोनॉमीज को बेस्ट करना है, ट्रेड करनी है, और अपने पॉलिटिकल मामलात जो हैं उनको सेट करना है। तो ये लिख लें, 2009 में बनी थी, 2009 में शंघाई में। ब्रॉड पीक इज द फोर्थ हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान। ब्रॉड पीक चौथे नंबर पर आता है पाकिस्तान में जो हाईएस्ट माउंटेन है। देखें पाकिस्तान में आपको पता है पहले नंबर पे जो है वो बताया हुआ है कि माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है, खटमंडो में, जिसकी हाइट 8,851 मीटर है। वो सबसे हाईएस्ट है। सेकंड नंबर पे पाकिस्तान में है जो कि केटू के नाम से है। केटू को गुडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और केटू है सेकंड नंबर पे, 8,611 इसकी हाइट है। और पाकिस्तान में 5 ऐसी पीक्स हैं जो कि 8,000 से ऊपर हैं। तो ब्रॉड पीक भी उनमें से एक है जो कि चौथे नंबर पर आती है। पहले नंबर पे लिख लें केटू है पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट। सेकंड नंबर पे नागा पर्वत आती है। पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान का पूछ रहा है। थर्ड नंबर पे गैश गैश पिरम फास्ट आती है। गैश पिरम फास्ट की जो हाइट है वो 8,080 मीटर है। 8,080। केटू की आपको पहले बताई हुई थी, 8,611 मीटर हाइट है। नागा पर्वत की 8,126 मीटर है। और गैशबरम की 8,080 आपको अभी बताई है। और ब्रॉड पीक की 8,051 है। और गैशबरम जो सेकंड है उसकी 8,035 मीटर हाइट है। तो ये 5 पीक्स हैं जो कि 8,000 मीटर से ऊपर हैं। सो इनकी जो ब्रॉड पीक आप देख लें चौथे नंबर पर मैंने लिखवाई है, तो इसकी हाइट जो है चौथे नंबर पर आती है। अच्छा, एक इनबॉक्स में मैसेज आया हुआ है कि फिरोज खानून, जी हाँ फिरोज खानून ही है। जब गवादर पाकिस्तान का हिस्सा बना था उस वक्त पाकिस्तान का जो पीएम था वो फिरोज खानून ही था। अगर आपने मोहम्मद अली लिखा है तो उसको क्रॉस कर दें, वो मिस्टेकनली बोला गया है। फिरोज खानून और उसकी बीवी थी जिसका नाम विकारुन्निसा था। उन्होंने ओमान के सुल्तान से बात की थी और उसके थ्रू इन्होंने परचेज किया था। तो फिरोज खान नून और विकारुन्निसा नून, इन दोनों ने बड़ी हेल्प की थी गवादर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने। तो ये मैंने आपको 5 ब्रॉड पीक बताई हैं। पहले नंबर पे केटू है 8,611 मीटर। दूसरे नंबर पे नागा पर्वत बताई है 8,126 मीटर। तीसरे नंबर पे गैशपुरम फास्ट बताई है 8,080 मीटर। चौथे नंबर पे ब्रॉड पीक बताई है 8,051 मीटर है। और पांचवें नंबर पे गैशपुरम सेकंड है जो कि 8,035 मीटर है।
व्हाट वाज द नेम ऑफ बोट ऑफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी उसका नाम क्या था? आर्क था। सी इज द राइट ऑप्शन। आर्क वाज द नेम ऑफ बोट ऑफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो एज है वो पैगंबरों में सबसे ज्यादा थी, 950 साल बनते हैं, 950 years। और सबसे कम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की थी। फिल इन द ब्लैंक। अब्दुल ग्रैब द बॉय। अब्दुल ने लड़के को पकड़ लिया। एंड रोल्ड हिम ऑन द ग्राउंड। और उसे ग्राउंड पर फेंका। टू स्मूदर द फ्लेम। यहाँ पे फ्लेम से पहले स्मूदर आएगा, स्मूदर टू द फ्लेम्स, स्मूदर। ये बी ऑप्शन आपने क्लिक करना है। ये बम आउट लिखा हुआ है, ये रिटर्न मिस्टेक है, ये सेट करके भेजना है आपने। स्मूदर लगाना है। स्मूदर, बी इज द राइट ऑप्शन। स्मूदर द फ्लेम, ये राइट करके भेजना है। स्मूदर का मतलब होता है दम घुटना, सांस रुकना। अब्दुल ग्रैब द बॉय। अब्दुल ने लड़के को पकड़ लिया। एंड रोल्ड हिम ऑन द ग्राउंड। और उसे ग्राउंड पर फेंक दिया। टू स्मूदर द फ्लेम। और उसका जो दम है वो घुटने लगा, सांस रुकने लगा। स्मूदर आएगा, बी ऑप्शन। द टर्म हॉर्टिकल्चर मीन्स स्टडी ऑफ गार्डन्स। हॉर्टिकल्चर ये जो गार्डन है, प्लांट कल्टीवेशन है, जैसे पौधे लगाना है, गार्डनिंग है, इसको इसकी टर्म होती है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज अ स्टडी ऑफ गार्डन्स। लाइट ट्रेवल्स एट 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। जो रोशनी की स्पीड है 1,86,000 माइल पर सेकेंड है। अब ये कल या परसों वाले दिन, 2-3 दिन पहले ये क्वेश्चन आया है। उसमें लिखा हुआ था किलोमीटर में, 3 लाख किलोमीटर लिखा हुआ था। तो मैंने आपको माइल भी बता दिए थे ताकि जो नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन है उसमें आपके लिए आसानी हो सके, क्योंकि एग्जाम में कभी माइल पूछता है, कभी किलोमीटर पूछता है। तो लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। किलोमीटर आएगा तो 3 लाख लगाना है। माइल में आए तो फिर 1,86,000। क्योंकि एक माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं। एक माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो अगर आपको माइल्स का पता है तो फिर किलोमीटर फाइंड करने के लिए आप 1.6 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। या फिर किलोमीटर का पता है तो 1.60 से डिवाइड करके माइल्स भी आप निकाल सकते हैं। तो इतना कोई टफ नहीं है। Who was the founder of खिलजी डायनेस्टी? खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी था। बी इज द राइट ऑप्शन। जलालुद्दीन खिलजी was the founder of खिलजी डायनेस्टी। बी इज द राइट ऑप्शन। और आखिरी कौन था? फर्स्ट पूछते हैं या लास्ट पूछते हैं? अगर कोई बीच में फेमस होता है तो वो आ जाता है। लेकिन जब हम पाक स्टडी का पोर्शन करेंगे तो आपको पूरी, मैं मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करेंगे। राजा दाहिर कैसे था, कैसे आबाद हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे अटैक किया, फिर उसकी कश्तियों को कैसे जलाया, फिर अ, ये गौरी कैसे आया, महमूद गजनवी कैसे आया, फिर दिल्ली सल्तनत कैसे बनी, स्लेव डायनेस्टी बनी, फिर तुगलक है, खिलजी है, सादात, इनकी पूरी हम डिटेल करेंगे। मुगल खानदान एंड में, मतलब एक एक चीज़ हम वहाँ पे पाक स्टडी के पोर्शन में कवर कर लेंगे। अभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो आपने याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी है। और आखिरी जो था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक was the last emperor of Khilji dynasty. British sent Cripps mission to India chiefly with a view to, बरतानिया की गवर्नमेंट ने क्रिप्स मिशन को भेजा था इंडिया में, तो क्या व्यू करने के लिए? देखें, क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में आया। एक तो ये डेट पूछते हैं कि कब आया था।
इसमें 3 मेंबर थे, 3 बड़े हेड थे। पैथेटिक लॉरेंस था, एवी अलेक्जेंडर था और स्टैनफोर्ड क्रिप्स था। स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैथेटिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग बनकर बर्तानिया की तरफ से आए थे इंडिया में। इन्होंने कांग्रेस से भी मुलाकात की, मुस्लिम लीग से भी मुलाकात की। यहाँ के लोगों को ये मोटिवेट करना चाहते थे कि आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बर्तानिया की हेल्प करें, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की आबादी तो बहुत ज़्यादा थी। और जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो 1939 से लेकर 1945 तक रही थी, 1939 से लेकर 1945 तक। और उसमें जो बर्तानिया था पूरे तरीके से फंसा हुआ था। उन्होंने कहा अगर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग यहाँ के ये हमारी हेल्प करते हैं इस जंग में, तो हमें बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो ये नाकाम हो गया था क्रिप्स मिशन, क्योंकि ना कांग्रेस ने हामी भरी थी ना ही मुस्लिम लीग ने भरी थी। उन्होंने कहा हम फाइट करने के लिए नहीं आए थे। तो सी ऑप्शन बनेगा, सिक्योर द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस यूनाइट्स वॉर एफर्ट्स, कि वो सिक्योर करें इंडियंस को कि वो इस वार एफर्ट्स में हमारा साथ दें। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ था। सी इज द राइट ऑप्शन है। Beginning of Mughal Empire is dated to the victory of Babur over Ibrahim Lodi. देखिए, पहले आपको पता है इब्राहिम लोदी, लोदी डायनेस्टी चल रही थी, लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी का आखिरी जो एम्परर था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। फिर बाबर को बुलाया गया। बाबर जो कि पहला मुगल एम्परर था, इसने आकर, इसकी आर्मी भी बहुत ज्यादा थी, इसने आकर पानीपत का मकाम था वहां पे इनके दरमियान आपस में जंग होती है, इब्राहिम लोधी के दरमियान और मुगल एम्परर बाबर के दरमियान। तो बाबर जो है ये जीत जाता है और इब्राहिम लोधी हार जाता है, मारा भी जाता है। ये जंग 1526 में हुई थी। इस जंग को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी कहते हैं, क्योंकि पानीपत के मकाम पर हुई थी, इस वजह से इसे, और पहली जंग थी, इस वजह से इसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का नाम दिया गया। 1526 में हुई थी ये, जिसमें मुगल एम्पायर की प्रॉपर तरीके से बुनियाद रखी गई थी। 1526 में बाबर ने रखी थी, इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी। सी ऑप्शन आएगा। और 1526 में हुई थी, इसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का नाम दिया गया। एडोब फ्लैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एडोब फ्लैश जो है क्या है, ये एक मीडिया प्लेयर है। और ये किस चीज़ की एग्जांपल है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। सेपरेट शीट भी नहीं है, सेपरेट शीट क्योंकि एमएस एक्सेल में इस्तेमाल होती है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी नहीं है, फाइल मैनेजर भी नहीं है, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि डिज़ाइन किया जाता है या फिर हेल्प किया जाता है ये सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए या कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए। उन चीज़ों को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो एडोब फ्लैश जो है ये इस चीज़ में हेल्प करता है। सी इज द राइट ऑप्शन। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स टेक प्लेस फास्टर इन वाइट लाइट। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है कि जो प्लांट्स पे जो पत्ते लगते हैं उस चीज़ के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये प्रोसेस तेज उस वक्त होता है जब उन पे वाइट लाइट आती है। सो डी इज द राइट ऑप्शन, व्हेन द वाइट लाइट। Vicky Power Plant is located in district Shekhupura. विकी पावर प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में है। ए इज द राइट ऑप्शन। और ये 1180 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। 1180 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है विक्की पावर प्लांट। और ये लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा। ए इज द राइट ऑप्शन। Next is Spratly Island in the South China Sea are disputed between China, Vietnam, Malaysia, Philippines. So all of these आएगा। Spratly Island है, basically island means ये पहाड़ों से बना हुआ है और इसके चारों तरफ जो है वो पानी ही पानी है।
और ये कहाँ पे है? ये साउथ चाइना सी पे है। साउथ चाइना सी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा सी है साउथ चाइना सी। स्प्राटली आइलैंड साउथ चाइना सी में है, जो कि डिस्प्यूटेड है किसके दरमियान? चाइना के दरमियान, वियतनाम के दरमियान, मलेशिया, फिलीपींस, ऑल ऑफ दीज आएगा। अब इनके कैपिटल देख लें। वियतनाम का कैपिटल हनोई है। वियतनाम का कैपिटल हनोई है। मलेशिया कैपिटल कोलालमपुर है। और फिलिपाइन का कैपिटल मनीला है। वियतनाम का हनोई, मलेशिया का कोलालमपुर, फिलिपाइन का मनीला। Vladimir Lenin translated into Russian the Karl Marx and Frederick Engels' famous political work. व्लादिमीर लेनिन था। व्लादिमीर लेनिन कौन था? जो 1922 में रशियन रेवोल्यूशन लेकर आया था। 1922 में ही सोवियत यूनियन नाम रखा गया था रशिया का। ये वो है व्लादिमीर लेनिन, जो कि रशियन रेवोल्यूशन लेकर आता है। इसने ट्रांसलेट किया था किस चीज का? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने और एड्रिक एंगल ने, फ्रेडरिक एंगल ने। ये जो ऊपर लिखा हुआ है कार्ल मार्क्स, मार्क्स लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स इसका पूरा नाम है। और फ्रेडरिक एंगल्स, इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी, जो कि एक बहुत बड़ा आइन था और बहुत बड़ी एक फेमस पॉलिटिकल वर्क था। इसको फिर ट्रांसलेट किया था व्लादिमीर लेनिन ने, रशिया में किया था। ये वैसे लिखी हुई फ्रेंच में थी। कार्ल मार्क्स क्योंकि फ्रांस का था, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन लेकर आया था कार्ल मार्क्स। और बहुत ही ज़हीन इंसान था, बहुत बड़ा स्कॉलर था कार्ल मार्क्स। और फ्रेडरिक एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी, जो कि आइन था फ्रांस का। और बाद में इसको फिर ट्रांसलेशन की गई थी रशियन में, व्लादिमीर लेनिन ने की थी। 83 है। ये वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस। ही वेंट इन आएगा। वेंट, अच्छा ये टू नहीं है, ये इन आएगा। लेकिन टू तब आता है अगर डायरेक्शन ना लगा होता, फिर टू आता। यूं होता ना, ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, फिर मैं टू लगाता, फिर टू आता। अगर डायरेक्शन आ जाए फिर इन आता है। ये याद रखना है आपने। इसको रेक्टिफाई करके मैं आपको सेंड करूंगा। अभी डायरेक्शन दी हुई है, इस वजह से इन आएगा। he went in the direction of the post office। अगर यूं होता he went to the post office आता। फिर he went, डायरेक्शन ना होता, फिर होता he went to the post office, he went to the class, he went to the college, फिर टू आता है। अगर डायरेक्शन दी जाए फिर एन आता है। सो ये बी ऑप्शन है राइट। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इन द वर्ल्ड इज, ये भी उसने गलत टाइप किया दिया है। ये यूएसए और कनाडा का है, ए ऑप्शन है। यूएसए और कनाडा का जो बॉर्डर है वो सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है। और उसको कहते हैं 49th पैरेलल लाइन। लिख लें, यूएसए और कनाडा का जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं 49th पैरेलल लाइन। और ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 5525 माइल है। 5525 माइल्स है। इसे 49th पैरेलल लाइन कहते हैं, जो कि यूएसए और कनाडा के दरमियान है। ए ऑप्शन आएगा।